नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और जनसांख्यिकी संतुलन को लेकर एक बार फिर बहस तेज है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश्वर सिंह ने इस बहस को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में एरिया वाइज डेमोग्राफी पॉलिसी लागू करने की मांग की है। ईडी के पूर्व अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे राजेश्वर सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्य में हिंदू और मुस्लिम आबादी के आंकड़ों में तुलनात्मक असंतुलन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। आखिर क्यों बार बार यूपी में जनसंख्या संतुलन पर चिंता जताई जा रही है, आज अपने इस खास शो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। क्यों भारतीय राजनीति में घट रही है मुसलमानों की भागीदारी, कैसे सेकुलर पार्टियों और उनके नेताओं ने मुसलमानों को दबाया, राजनीतिक इस्लाम मतलब बीजेपी को हराना। इस पर एक मुस्लिम स्कॉलर का एक बयान काफी खास हो जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी को हराते हराते खुद हार गया है। बीजेपी तो नहीं हारी, लेकिन मुस्लिम समाज राजनीतिक लड़ाई हार गया। मुस्लिम पॉपुलेशन के मुताबिक किसी भी राज्य में उनकी समान अनुपातिक भागीदारी नहीं है। बीजेपी तो मुस्लिम प्रत्याशी उतारती ही नहीं, लेकिन जिन दलों का मुस्लिम वोट बैंक है वहां भी प्रत्याशियों के उतारने में लगातार कमी आ रही है। बिहार चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बहुत कम मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राजनीतिक इस्लाम ने हिंदू आस्था को कमजोर किया है। राजनीतिक इस्लाम या इस्लामवाद एक ऐसा विचार है जिसमें इस्लाम को राजनीतिक पहचान और कार्रवाई का स्रोत माना जाता है, जिसमें इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक राज्य और समाज के गठन की वकालत की जाती है। भारत में इसे वोट बैंक और तुष्टीकरण के रूप में देखा जाता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया में इस अवधारणा ने देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में दो ही राजनीतिक विचारधारा है, दल कितने भी हों, लेकिन विचारधारा के रूप में हिंदुत्व की विचारधारा का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है, तो कांग्रेस सहित बाकी सारे दल राजनीतिक इस्लाम को अपनी विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। यानी ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिनमें विपक्ष की तमाम पार्टियां शामिल हैं। पिछले एक दशक से देश की राजनीति इन्हीं दो धुरियों के बीच बांटी हुई नजर आती है। किसी भी चुनाव में किसी भी सीट पर मुसलमानों के लिए दल से महत्वपूर्ण बीजेपी को हराने वाला प्रत्याशी होता है। देश में सक्रिय रूप से सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ही ऐसा दल है जो मुसलमानों के लिए गठित और संघर्ष के लिए जाना जाता है। मुस्लिम समाज के बीजेपी को अपना दुश्मन मानने के कारण उनका बहुत राजनीतिक नुकसान दिखाई पड़ता है। यानी मुसलमानों ने बीजेपी को अपना दुश्मन बनाया, इससे उनका ही नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। इस समाज से कोई भी बड़ा राजनेता किसी भी राजनीतिक दल में स्थापित नहीं हो पाया। वोट बैंक के रूप में भले ही इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्रुवीकरण के डर के कारण अब तो सेकुलर दल भी सीमित संख्या में ही मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावों में मौका दे रहे हैं। बिहार का ही उदाहरण दिया जाए तो वहां मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 17% है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में 9% आबादी वाले ग्रुप के नेता को डिप्टी सीएम के रूप में उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी भी मुस्लिम को डिप्टी सीएम के रूप में उम्मीदवार बनाना सही नहीं समझा गया। इसकी एक वजह यह है कि अगर ऐसा किया जाता तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाता। जिस तरह से महागठबंधन में सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी को आगे किया गया, तो डिप्टी सीएम के लिए यहां पर वीआईपी के सहनी को आगे कर दिया गया। महागठबंधन को फायदा होने की बजाय राजनीतिक नुकसान हो जाता अगर किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम बनाया जाता। उम्मीदवारों के सिलेक्शन में भी यही आधार होता है। राजनीतिक इस्लाम बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन उनकी यही कट्टरता दूसरे संप्रदाय में उनके समर्थन को मजबूत करती है। अगर राजनीतिक भागीदारी के रूप में मुस्लिम समाज की भूमिका का आकलन किया जाए तो जो भी सेकुलर दल हैं, उनमें भी इस समाज के नेता मुख्य भूमिका में नहीं देखे जाएंगे। जो भी नेता सक्रिय दिखेंगे वो दोयम दर्जे के ही होंगे। कई सालों से देश के किसी भी राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हो सका। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दशकों से चली आ रही बीजेपी सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री भी नहीं रहा है। मौजूदा वक्त में भी मध्य प्रदेश सरकार में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशंस नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी का राजनीतिक द्वंद्व ही देश की पहचान से जुड़ा हुआ है। बीजेपी
भारतीयता की पहचान को आगे बढ़ाना चाहती है, तो कांग्रेस अपने वोट बैंक यानी मुस्लिम पहचान को पर्सनल कानूनों के जरिए संविधान में शामिल करती है। बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए जो भी सुधार किए हैं, चाहे वो 3 तलाक समाप्त करने का मामला हो, वक्फ कानून में संशोधन हो, CAA या NRC हो, सब कोशिशों में पर्सनल कानूनों के बजाय भारत का कानून लागू करने की कोशिश दिखाई पड़ती है। समान नागरिक संहिता का विषय भी बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल की व्यवस्था पर भी प्रहार किया। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदे जिसमें हलाल का जिक्र किया गया हो। उनका कहना है कि ये एक धार्मिक षड्यंत्र है जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए की रकम प्रबंधन राजनीतिक इस्लाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद के लिए किया जाता है। कारोबार में किसी धर्म की मान्यता का सर्टिफिकेशन बिना किसी कानूनी प्रोटेक्शन के कैसे चलाया जा सकता है। एक तरफ जब होटल और ढाबों की असली पहचान कांवड़ यात्रा के वक्त बताने की कोशिश की जाती है, तब उसकी इसलिए आलोचना होती है कि व्यापार में किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। फिर हलाल धार्मिक विचार बिना कानून के कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है। मुस्लिम समाज बीजेपी को हराने के लिए कट्टर है, तो उसके विपरीत यानी उसके उलट दूसरे समाज उसे जिताने के लिए कट्टर होते जा रहे हैं। इस राजनीति के कारण बीजेपी को हराने का मुस्लिम समाज का टारगेट पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हराने की बजाय बीजेपी का विस्तार और ज्यादा देश में हो रहा है। ये विस्तार राजनीतिक इस्लाम को अपने नजरिए से पुनः विचार करने का मौका देता है। मुस्लिम समाज आज जिस भी दल का समर्थन कर रहे हों, लगभग वो सारे दल हिंदुओं के नेतृत्व में ही चल रहे हैं। जब हिंदू व्यक्तित्व के दलों में ही अपनी भूमिका तलाशनी है, तो फिर क्यों एक तरफा किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ कट्टरता दिखाई जाए। जो भी मुद्दे हैं उनका धर्म से ऊपर उठकर कानून के दायरे में हल करना ही समाज और देश के हित में रहेगा। खासतौर से ये मुसलमानों के पास अभी भी एक मौका है कि वो सोचे, जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार इस वक्त अपने उफान पर है, तो मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए कि वो बीजेपी को क्यों हराना चाहती है। यहाँ पर जब बीजेपी केंद्र में भी है और कई राज्यों में उसकी सरकार है, तो बीजेपी को हराने में सिर्फ मुसलमान का ही नुकसान होगा। इसलिए ऐसी पार्टी को चुने जिससे उसका विकास हो और समाज का भी विकास हो और समाज में मुस्लिम समाज की भी भागीदारी बने। यानी यहाँ पर अब अपने लिए आपको वोट करना होगा और ये बेहद जरूरी है। अगर आप अपने लिए वोट करेंगे तो उससे आपकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। जिस तरह से दलित समाज के नेता अपने समाज के लिए वोट करते हैं, अपने लिए वोट करते हैं और एक दबाव बनाने की उनकी जो रणनीति है वो हमेशा कामयाब होती है, और यही रणनीति अब मुस्लिम समाज को भी अपनानी होगी। यूपी में बिगड़ रहा है हिंदू और मुस्लिम आबादी का बैलेंस। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के विधायक राजेश्वर सिंह ने प्रदेश में एरिया वाइज डेमोग्राफी पॉलिसी लागू करने की मांग की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजेश्वर सिंह ने अपने खत में 1951 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए एक गंभीर दावा किया। उन्होंने कहा कि बीते 6 दशकों में राज्य में हिंदू आबादी में 5% की गिरावट आई है, जबकि इसी वक्त मुस्लिम आबादी में उतनी ही यानी 5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विधायक का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश भारत के जनसंख्या की संतुलन के केंद्र में है। अगर ये संतुलन कंट्रोल से बाहर हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इससे सामाजिक सद्भाव और विकास दोनों को भारी नुकसान पहुंचेगा। राजेश्वर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अपने खत में साफ किया कि यह प्रस्ताव किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका टारगेट शिक्षित, न्याय संगत और सद्भावपूर्ण उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। राजेश्वर सिंह का कहना है कि एरिया वाइज डेमोग्राफी पॉलिसी का मकसद शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पलायन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में टारगेटेड हस्तक्षेप पर संतुलित जनसंख्या वृद्धि, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करना है। विधायक ने इस पॉलिसी को लागू करने के लिए एक जोनिंग सिस्टम का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चिन्हित जिलों और ब्लॉकों को 5 मुख्य संकेतों के आधार पर ग्रीन, एम्बर और रेड जोन में बांटा जाए। ये संकेत हैं। राजेश्वर सिंह ने इस पॉलिसी को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहन, सीमित प्राथमिकता के प्रावधान सुझाए, जैसे
जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR को 2.1% से कम या बाल विवाह को 10% से कम करने वाले जिलों को 5% अतिरिक्त विकास निधि दी जाए। और जिन परिवारों में लड़कियां 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करेंगी उन्हें 10,000 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के रूप में दिए जाएं। परिवार नियोजन परिणाम वाली पंचायतों को जनसंख्या संतुलन पुरस्कार दिया जाए। 2 या उससे कम बच्चे वाले परिवारों को आवास कर लाभ में प्राथमिकता दी जाए। वहीं हाई TFR वाले परिवारों के लिए आवास और DBT आधारित कल्याणकारी योजनाओं में सीमित प्राथमिकता रखी जाए। राजेश्वर सिंह ने कहा है कि इन कदमों से संतुलित जनसंख्या की और मातृ शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार होगा, लड़कियों की शिक्षा में तेजी आएगी, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सामंजस्य बढ़ेगा। अब देखना यह है कि राजेश्वर सिंह के इस खत पर योगी सरकार क्या कदम उठाती है, इसकी सियासत पर भी नजर बनी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम आबादी का सवाल अक्सर भारतीय जनता पार्टी उठाती है और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी दल इसे लेकर बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप भी लगाते हैं। यानी मुसलमानों की बढ़ती आबादी, मुसलमानों की एजुकेशन, मुसलमानों के अधिकार, मुसलमानों के अधिकारों का हनन, इस तरह के आरोप बीजेपी पे लगते हैं। लेकिन बीजेपी ने मुसलमानों के लिए पिछले 1 दशक में काफी काम किया है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ मुसलमानों को खुद अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक होना होगा, उन नेताओं के चक्कर में नहीं फंसना होगा जो अक्सर आपका सिर्फ ऐसे वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी आपको एक वोट बैंक बनना है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो सिर्फ लिफाफा खौर मौलाना है, या फिर उन सेकुलर दलों के लिए जो सिर्फ सत्ता में आने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। आपको वोट करना है अपने लिए, अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए और अपने समाज के लिए, और ये सब करना होगा खुद मुस्लिम समाज को। और इसीलिए मुस्लिम समाज का उत्थान होगा जब वो खुद अपने विवेक से अपना वोट का सही इस्तेमाल करेगा और ये देखेगा कि कौन सी राजनीतिक दल उनके विकास के लिए काम कर रही है और कौन से विकास या जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए उनके नेताओं को आगे बढ़ा रही है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।